हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है दोस्तों? क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है दोस्तों? अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सब लोगों का अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल पे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। दीपाली जी, सुनैना जी, याशिका जी, रिया जी, रेशमी जी, दीपक, गौरव, a very very good morning to all of you. I welcome you all to our YouTube channel, that is Arjun Chhabra Tutorial। दोस्तों, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कृपा करें लाइक कर दे वीडियो को, अपनी प्रेजेंटी लगा दे। हम आज शुरू करेंगे एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहता हूँ। डन सर, डन डन डन। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत जबरदस्त हूँ दोस्तों। ये हमारी सीएमए इंटर लॉ की तीसरी क्लास है। पहली क्लास पे हमने सिलेबस के बारे से समझा था, जिसको हम क्लास 1 बोलते हैं। पहली क्लास पे हमने सिलेबस के बारे से समझ लिया था, पेपर पैटर्न के बारे से समझ लिया था, कैसे पढ़ाई करनी हमने ये समझ लिया था। क्लास 2 के अंदर हमने बेस्ट वे पढ़ लिया था, बेस्ट वे टू लर्न लॉ। बेस्ट वे टू लर्न लॉ यानी कि अगर लॉ को समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो क्या तरीका होता है। तो बोले एक एक शब्दों को छिल छिल के पढ़ेंगे, तब जाके हमको समझ में आएगा कि लॉ पढ़ना कैसे। अब आज जो क्लास 3 है दोस्तों, यहां पे मैंने आपको इंडस्ट्रियल लॉ का एक एग्जांपल लिया था, फैक्ट्रीज एक्ट का। और यहां से मैंने आपको सिखाया था कि कैसे किसी भी लॉ को सही तरीके से पढ़ा जाता है। बेस्ट अप्रोच टू लर्न लॉ क्या होता है। आज क्लास 3 पे दोस्तों मैं आपकी शुरुआत करवाने वाला हूं कॉर्पोरेट लॉ से। आप इसको कॉर्पोरेट लॉ का एक तरीके से बेसिक भी समझ लीजिएगा, और जो हमने क्लास 2 पे पढ़ा था बेस्ट वे टू लर्न लॉ, आज हम इसको वापस से अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमने जो क्लास 2 पे सही तरीका समझा था लॉ को पढ़ने का, वो आपको एग्जैक्टली सही तरीके से समझ में आया है क्या। तो आप इसको कॉर्पोरेट लॉ का बेसिक भी मान सकते हैं कि हाँ सर, ये कॉर्पोरेट लॉ का बेसिक हो जाएगा। बेसिक इन द सेंस कि कॉर्पोरेट लॉ यानी कि होता क्या है, किस लिए बना है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है। और हमने जो बेस्ट वे पढ़ा था टू लर्न लॉ, वो भी मैं इसको इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे आपको अप्लाई करके दूंगा। सो दोस्तों, लेट अस मूव अहेड। कॉर्पोरेट लॉ पहले आपने कभी फाउंडेशन में नहीं पढ़ा, और मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट भी है तो इतना विशेष रूप में डेप्थ में जाके आप कॉर्पोरेट लॉ को नहीं पढ़ते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कॉर्पोरेट लॉ को। और कॉर्पोरेट लॉ का एक टॉपिक मैं आपको आज करवा के लूंगा, मजा आएगा आपको बहुत। बोलोगे सर क्या बात है सर, इतना जबरदस्त आपने बता दिया, मजा आ गया। कॉर्पोरेट लॉ में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे पार्ट है आपके कॉर्पोरेट लॉ पे, लेकिन उस पे एक जो पहला पार्ट है जिसको हम 12.1 बोलते हैं, मैंने बताया था उस 12.1 में आपको 7 चैप्टर है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7। अब सवाल आता है सर, ये जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 है, इस पे से मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें पहले समझाना चाहता हूं, थोड़े थोड़े टुकड़े, बिट्स एंड पीसेस पे समझाना चाहता हूं, ताकि जब मैं फुल फ्लेज कॉर्पोरेट लॉ को शुरू करूंगा तो आपको चीजें बेहतर समझ में आए। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं, थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाए। आइए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आपको कोई कंपनी बनानी होती है, आपने सुना होगा ना सुना होगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन लगते हैं। क्या लगते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन लगते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन यानी कि अगर आपको कोई कंपनी बनानी है तो उसके लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन लगते हैं। अब ये जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन है, ये आपको बताया गया सेक्शन 3 पे। सर सेक्शन 3 किसका? सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट 2013 का। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मेरे साथ साथ में लिखते जाएंगे, और मैं जब आपसे सवाल जवाब करूंगा तो वो सवाल जवाब भी आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे।
तो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन लगेंगे अगर आपको कंपनी को क्या करना है, फॉर्म करना है। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। अगर आपको कोई कंपनी बनानी है तो उसके लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन लगते हैं। अब दोस्तों ऐसा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, 3 प्रकार की कंपनी हमारे को जीवन में देखने को मिलेगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपनीज एक्ट तो मैं आपको 3 प्रकार की कंपनी बताऊंगा। एक आपको मैं बताऊंगा पब्लिक कंपनी, एक मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट कंपनी, और एक मैं आपको बताऊंगा 1 पर्सन कंपनी। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ में लिखते भी जाइएगा। कोई मुझे बताना चाहता है कि पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने लोग होंगे, यानी कि अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी है और या प्राइवेट बनानी या 1 पर्सन कंपनी बनानी, इन सबकी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट है। मोटा मोटा अगर बोलूं तो पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसपे आम जनता में से उठकर कोई भी पैसा लगा सकता है और उस कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है, शेयर होल्डर बन सकता है, उसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। प्राइवेट कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं कि उस पर हर कोई पैसे लगा के हिस्सेदारी नहीं ले सकता, वो प्राइवेट कंपनी है, आपस के लोगों की कंपनी है। आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में जो भी लोग आते हैं अपनी कंपनी के बिजनेस प्रोजेक्ट को लेके, तो वो शार्क को इनवाइट करते हैं कि भैया आओ आप पैसे लगाओ, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे तो हमको एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी, हम हमारी कंपनी कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। सो 99.99% शार्क टैंक के अंदर जो कंपनी आती है वो प्राइवेट होती है, यानी कि वो लोग जो उसको कंपनी को बनाए हैं वो चाहेंगे तो आपको उस कंपनी का शेयर होल्डर बनाएंगे, वो ना चाहे तो आप नहीं बन सकते क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है सर, तो अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी और अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी, अगर मैं बात करूं 1 पर्सन कंपनी की, तो मैं अगर बात करूं पब्लिक कंपनी में ना मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम की। मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और यहां पे मैक्सिमम की लिमिट है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है ना, पब्लिक होती तो कोई भी आता। मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। 1 पर्सन कंपनी के केस पे मिनिमम मैक्सिमम का कोई कंसेप्ट नहीं है, ओनली 1 मेंबर, नाम पे ही लिखा है क्या, 1 पर्सन कंपनी, एक अकेले व्यक्ति की कंपनी, ओनली 1 मेंबर। क्या आप यहां तक की बात को समझ पाए? तो ये 3 प्रकार की कंपनी का जिक्र बार बार आएगा पूरे कॉर्पोरेट लॉ में कि भैया हाँ, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। मैंने इसको ओवरऑल मोटा मोटा आपको समझाया क्योंकि अभी अपन बेसिक की ओर चल रहे हैं। ठीक है सर, ये 3 प्रकार की कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लगेंगे, प्राइवेट में मिनिमम 2 लगेंगे, 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जीवन में कि सर ये तो आपने बता दिया कि कम से कम इतने लोग लगेंगे। अब कंपनी को जब इनकॉर्पोरेट करना होता है, कंपनी को जब रजिस्टर करना होता है, कंपनी को जब बनाना होता है, तो हमने इकट्ठे कर लिए सर, पब्लिक में मिनिमम 7 लोग को इकट्ठे कर लिए, प्राइवेट में मिनिमम 2 को इकट्ठे कर लिए, 1 पर्सन कंपनी में 1 मेंबर को इकट्ठा कर लिया, वो एक ही रहेगा। अब क्या करना है, अब कंपनी बनानी है, तो ये तो सेक्शन 3 हुआ। कंपनी बनाने को बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को प्यार से रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी भी बोला जाता है, और देसी भाषा में बोलूं तो कंपनी बनाने को ही कंपनी को रजिस्टर और इनकॉर्पोरेट करना बोला जाता है। कंपनी बनाना या फॉर्म करना, कंपनी बनाना या कंपनी फॉर्म करना इज इक्वल टू कंपनी इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर करना। क्या आप मेरे साथ हो? और ये वाली जो बात है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनाना या फॉर्म करना, ये जो सारी बातें हैं ये सेक्शन नंबर 7 पे दी गई है। सेक्शन नंबर 7,
यानी कि सर सेक्शन नंबर 3 में कंपनी बनाने के पहले कितने लोग इकट्ठा करने हैं वो बताया है। अब कंपनी बनाना कैसे है ये सेक्शन नंबर 7 पे बताया है। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? यानी कि सर अगर बात करें तो सेक्शन 3 बात करता है, सेक्शन 3 बात करता है रिक्वायरमेंट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, रिक्वायरमेंट बिफोर इनकॉर्पोरेशन। यानी कि भैया जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे उसके पहले कम से कम इतने बंदे तो इकट्ठे कर लो। पब्लिक कंपनी बनाना है सबसे पहले 7 लोग इकट्ठे करो, प्राइवेट बनाना है कम से कम 2 इकट्ठे करो, कम से कम मिनिमम चाहिए वो, उसके बिना पब्लिक या प्राइवेट कंपनी नहीं बनेगी। और सेक्शन 7 बात करता है इनकॉर्पोरेशन की, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन के पहले की जो रिक्वायरमेंट है वो सेक्शन 3 पे है और इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा ये सेक्शन 7 पे है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई। अब हो गया सर, हमने 3 को पूरा कर लिया सर, हमको जितने बंदे चाहिए थे हमने वो बंदे इकट्ठे कर लिए। अब अपन चलते हैं सर सेक्शन 7 की ओर। सेक्शन 7 क्या बोलता है सर ये बताइए। सेक्शन 7 बोलता है आपको कंपनी अगर बनानी है, मैं कहा बनानी है, तो कहता है क्या आप लोग 7 लोग इकट्ठे हो गए हो अगर पब्लिक कंपनी बनानी है? मैंने कहा हो गए हैं। बोले नाम बताइए। तो मैंने कहा देखो हमारे लाइव चैट में एक अनु शॉ करके है, इसको ले लिया, साथ में मैंने ले लिया क्रिश को ले लिया, क्रिश एवरी डे क्रिश, किरीश का गाना सुनेगा, किरीश का है, यही वाला किरीश आया है, किरीश का गाना सुनाऊं, ले बेटा किरीश बराबर है। एक ले लेते हैं सिमरन जी को, ठीक है सर, रेशमी जी भी हमारे साथ हैं, ठीक है, अनु शॉ हो गया, किरीश हो गया, सिमरन हो गया, रेशमी हो गई, दीपक जी भी है साथ में, ठीक है, गौरव जी भी हैं, गौरव जी भी हैं। ले बेटा 1 2 3 4 5 6, एक और चाहिए बेटा, एक और ले लेते हैं याशिका जी को, ये ले लिया हमने याशिका जी को। क्या हम टोटल 7 लोग हो गए? हाँ सर 7 हो गए। ये हम 7 लोग हो चुके हैं सर, और यही अपनी रिक्वायरमेंट है कि हमको एक कंपनी बनानी है। कंपनी कौन सी बना रहे हैं हम लोग? एजुकेशन कंपनी बना रहे, उसका नाम लेंगे तबाही एजुकेशन लिमिटेड, बराबर है क्या? जब भी कोई पब्लिक कंपनी बनाते हैं, ये भी बताना चाहता हूं, पब्लिक कंपनी बनाओगे, पब्लिक कंपनी के नाम के लास्ट पे लिमिटेड लिखा होता है, इसको बोलते हैं लिमिटेड, ठीक है। प्राइवेट कंपनी रहेगी तो नाम के पीछे लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड, नाम के लास्ट पे लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड। 1 पर्सन कंपनी जो है ना उसके नाम के नीचे लिखा रहता है 1 पर्सन कंपनी करके, ठीक है सर। तो सर ये 7 लोग हम लोग मिले, बराबर है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं बाय द वे, मैं आपको सेक्शन 3 नहीं पढ़ा रहा हूं, अब मैं आपको सेक्शन नंबर 7 पढ़ा रहा हूं। सेक्शन 7 इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो सर सेक्शन 7 बोलता है पहले आप लोग कम से कम 7 लोग इकट्ठा हो जाओ, काहे के लिए? क्योंकि आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो। इनको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये 7 लोग मिलके इकट्ठे हुए, और ये इकट्ठे होने के बाद सेक्शन 7 बोलता है आप लोग कम से कम 7 लोग इकट्ठे हो जाना, क्योंकि आप एक पब्लिक कंपनी बना रहे हो। उसके बाद आप चले जाना आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनी को रजिस्टर करेगा। इसके पास जब आप जाओगे तो आप इसके पास 2 डॉक्यूमेंट प्राइमरीली लेके जाओगे, एक MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक AOA दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब सवाल आता है सर ये 2 डॉक्यूमेंट क्या है, हम आरओसी के पास इसको क्यों लेके जा रहे हैं, इसके बारे से बताइए, तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा। अच्छा कंपनी इनकॉर्पोरेट ऐसे होती है, तो बात को ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं बात करूं किसकी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो पहले तो इसका मतलब समझिए दोस्तों। मेमो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, तो मेमोरेंडम का मतलब अपने पास क्या आ गया, इंफॉर्मेशन।
अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन। वाह सर, बहुत बढ़िया है। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या बात रहती है, यानी कि जो आप लोग एसोसिएट हो रहे हो इसके बारे से जानकारी। सबसे पहली बात, इंफॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन के अंदर सबसे पहली बात आती है नेम क्लॉज, यानी कि आप कंपनी किस नाम से बनाना चाहते हो, किस नाम से रजिस्टर करना चाहते हो, किस नाम से इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो। तो हमने अभी नाम क्या बताया था? तबाही एजुकेशन लिमिटेड। तबाही एजुकेशन लिमिटेड, इस नाम से हम कंपनी बनाना चाहते हैं। ओके, दूसरी बात फिर कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बराबर है, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां रहेगा? स्टेट बताया जाता है। तो हम भाई फिलहाल तो कहां पे हैं? मैं तो महाराष्ट्र में हूं, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं हम सब के सब महाराष्ट्र में हैं, और महाराष्ट्र में हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। तीसरी अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट क्लॉज की, ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी कि किस लिए आपने कंपनी को बनाया है? तो भैया हमने कंपनी को बनाया है एजुकेशन के लिए। यानी कि कंपनी आप क्यों बनाना चाह रहे हो? तो हमने बताया कि भैया हम CMA एक्सक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसके लिए हम ये कंपनी बना रही है। सारे लोग पढ़ाएंगे इसके अंदर, टीचर बनेंगे ये लोग सारे के सारे। ठीक है सर। फोर्थ में चलते हैं, कहता है कैपिटल क्लॉज, कितना पैसा लगा रहे हो इस कंपनी को बनाने के लिए। तो सपोज करते हैं हम 10 लाख रुपए से इस कंपनी को बना रहे हैं। इस 10 लाख से हमने रेंट पे ऑफिस लिया है, रेंट पे क्लासरूम लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है, कुछ स्टाफ हायरिंग की, अभी शुरुआत कर रहे हैं, बराबर है। और लास्ट में आता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज का मतलब बताइए कितने लोग मिलके आप कंपनी बना रहे हैं। तो हम ये जो 7 लोग थे ना ऊपर, ये अनुषा, किरीश, सिमरन, रेशमी, दीपक, इन सब का नाम लिया जाएगा कि भैया ये लोग मिलके क्या बना रहे हैं? कंपनी को बना रहे हैं। इसको बोला जाता है कि आपके एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन, कि कितने लोग मिलके कंपनी बना रहे, किस नाम से बना रहे, कहां बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, कितनी कैपिटल लगा रहे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है सर, ये बात हो गई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। ठीक है सर, ये बात हो गई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। ठीक है, अधिकारी जी रुकिए थोड़ा सा, आप रुकिए थोड़ा सा। हो सकता है आपको उसके बारे से पता है, बट बाकी लोगों को उसके बारे से नहीं पता है। इसकी वजह से मैं उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत बेसिक लेवल पे जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं ये बहुत स्मूथ चले, किसी को किसी प्रकार की शंका, दिमाग में कोई डाउट ना आए। धीरे 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 जब डेप्थ में जाएंगे तो सारी चीजें समझाएंगे। टेक इट इजी बेटा, ठीक है। चलिए, अब ये बात हुई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। अब आपको मैं लेके चलता हूं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कि सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। अब देखो, आर्टिकल का मतलब आमतौर पर क्या होता है, लिटरल मीनिंग में आर्टिकल का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग में जाओ तो आर्टिकल का मतलब होता है कोई पैरा, या आर्टिकल को आम भाषा में बोलते हैं, देखो न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल छपा है, किसी बात से जानकारी दे रही है। बट यहां पे जब अपन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहे हैं, यानी कि जो आप लोग एसोसिएट हो रहे हो, वो किस टर्म्स एंड कंडीशन में एसोसिएट हो रहे हो। यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब मैं सरल शब्दों में बोलूं, ये बात करता है प्रोविजंस, प्रोविजंस या टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रोविजन, टर्म्स एंड कंडीशन, या तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोविजंस, टर्म्स एंड कंडीशन, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एसोसिएशन। सर इस पे क्या लिखा होता है? भैया यही वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जो आपस की चीजों को रेगुलेट करेगा। सर आपस की चीजों को रेगुलेट करने का मतलब क्या? अब जैसे मान लीजिए, सपोज करते हैं आपने एक प्राइवेट कंपनी बनाई है, अभी तो हम वैसे तो पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, लेकिन हाइपोथेटिकली सपोज करने के लिए बोल रहा हूं कि सपोज करिए आप एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, और ये प्राइवेट कंपनी में यही 7 लोग शेयर होल्डर है, ऐसा आप मान लीजिए। ऑल्दो हम पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, बट आप मानो कि ये 7 लोग मिलकर प्राइवेट बना रहे हैं। अब यहां पे हमने एक बात लिख दी आर्टिकल के अंदर कि नो शेयर होल्डर
कैन ट्रांसफर हिज शेयर विदाउट अथॉरिटी ऑफ अदर शेयर होल्डर्स। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई आपने मेरी कंपनी में पैसे लगा के हिस्सेदारी ली, हाँ भाई लिया। आपको शेयर्स दिए, हाँ भाई दिए। कितने शेयर दिए? 100 शेयर दिए, 100 रुपए का एक, तो 10,000 रुपए आपने लगाए। अब ये 100 शेयर आप किसी और को ट्रांसफर नहीं करोगे, ऐसे कंपनी के आर्टिकल पे लिखा है। यानी कि मान लीजिए ये 7 लोगों पे याशिका जी ने 100 शेयर्स लिए हैं, 100 रुपए के एक हैं। अब याशिका जी को पैसे की जरूरत लग रही है, वो 10,000 रुपए रिलीज करवाना चाह रही है। वो जब तक अनुषा, किरी, सिमरन, रेशमी, दीपक, गौरव से ना पूछ ले तब तक वो और किसी को नहीं दे सकती। या तो यही लोग ले लेंगे, या तो ये लोग जिसको बोलेंगे उसको आपको देना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ना, हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं हमारी प्राइवेट कंपनी में जो हमारे साथ तालमेल बैठा के चल सके। ठीक है सर। अब मुद्दा यह है दोस्तों, सेकेंड पॉइंट में अगर मैं चलूं एग्जांपल के लिए, आपने अकाउंट्स में कभी कंसेप्ट सुना होगा बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? फुल्ली पेड शेयर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हो। तो बोनस शेयर आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपके आर्टिकल पे नहीं लिखा है। तो बोनस की अथॉरिटी चाहिए, ये आर्टिकल पे लिखा होना चाहिए। बायबैक की अगर बात करूं, आपने बायबैक सुना होगा कि कंपनी अपने शेयर खुद खरीद लेती है। क्यों खरीदती है, कैसे खरीदती है, बात की बात है, लेकिन इसके लिए भी आर्टिकल पे अथॉरिटी चाहिए। या और मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति ने अभी अपने शेयर्स पे पूरे पैसे नहीं दिए, तो हम उसको मीटिंग में आने देते लेकिन उसको वोट करने नहीं देते। वोट का मतलब क्या है? सर जब भी कोई कंपनी की मीटिंग होती है ना, उस मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया जाता है ना, वो वोटिंग के थ्रू लिया जाता है। तो वो क्योंकि अभी अपने शेयर्स पे पूरा पैसा पे नहीं किया है, तो हम उसको वोट करने नहीं देंगे। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। क्यों भाई? आपने क्योंकि अपने शेयर्स पे अभी पूरे पैसे नहीं दिए हैं, तो हम आपको वोट करने नहीं देंगे। तो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, आपस में मेंबर के जो कंपनी बनाए हैं उनकी क्या आपस में रिश्ते नाते रहेंगे, ये सारी बातें यहां पे बताई जाती है। बराबर है। तो अभी मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, बट मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं आपस की चीजों को गवर्न करने के लिए। बराबर है क्या? ठीक है। चलिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं जीवन पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और मैं यहां पे आता हूं। तो देखो दोस्तों, मैं एसोसिएट करवाया पहले आप लोग को, फिर आप एमओए और एओए लेके गए किसके पास? आरओसी के पास। अब आरओसी क्या करेगा? आपके इस एसोसिएशन को, इस एमओए और एओए को अपने पास कर लेगा रजिस्टर। रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद आपके एसोसिएशन को, रजिस्टर करने के बाद आपके एसोसिएशन को देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी बन चुकी है, आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, बना लिया आपने कंपनी को। ये सेक्शन नंबर 7 बोलता है। ठीक है सर, कंपनी बन गई है। अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलना चाहता हूं, धीरे धीरे आपके बेसिक को डेवलप कर रहा हूं कि भैया कंपनी बन गई है। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूं कुछ ऐसे कंसेप्ट में जो आप कनेक्ट कर पाओगे तुरंत तुरंत। आइए समझ के लेते हैं। सर कंपनी बन गई, अब कंपनी में जो भी डिसीजन लेना होता है, बिजनेस करना होता है, उसके लिए कंपनी को मीटिंग करनी होती है। बराबर है कि आपस में सारे शेयर होल्डर बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, मीटिंग में बताएंगे कि भैया हम तबाही एजुकेशन लिमिटेड जो बनाए हैं उसकी ब्रांचेस हमको एक्सटेंड करनी है बड़ी बड़ी सिटी में, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, पुणे के अंदर एंड सो ऑन। इसके लिए आप लोग का क्या कहना है, पैसे कहां से उठाएंगे, ये सारी बातें चलती है। तो आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मीटिंग कितने प्रकार की होती है, तो बात को ध्यान से सुनना। अब अगर मैं बात करूं कि मीटिंग कंपनी में, भाई कंपनी तो बन गई है, अब जो भी डिसीजन होते हैं वो मीटिंग के थ्रू होते हैं। तो मीटिंग ना पूरे कंपनीज एक्ट में आप 2 प्रकार की देखेंगे। एक आप देखेंगे मीटिंग बोर्ड मीटिंग, एक आप देखेंगे क्या बोर्ड मीटिंग।
और एक आप देखेंगे जनरल मीटिंग। सर बोर्ड मीटिंग मतलब कौन, इस पे कौन रहेंगे, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। और जनरल मीटिंग जो होती है ये होती है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। इन शेयर होल्डर्स को आप मेंबर्स भी बोल सकते हैं और इन मेंबर्स को आप इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टर जिनने पैसे लगाए। सर ऐसा हो सकता है क्या कोई एक व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर भी है और कंपनी का शेयर होल्डर भी है? बिल्कुल, मोटा भाई है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, वो कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, बराबर है। सो पॉइंट ये है, मोटा भाई जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी जी, वो बोर्ड मीटिंग में भी बैठेंगे डायरेक्टर के दर्जे से और जनरल मीटिंग में भी आएंगे इन्वेस्टर, शेयर होल्डर और मेंबर की कैपेसिटी में, बराबर है सर? ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आई। ये बोर्ड मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जनरल मीटिंग में भी दो प्रकार होते हैं, जनरल मीटिंग में भी दो प्रकार होते हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा। जनरल मीटिंग में भी दो प्रकार होंगे। पहला, जनरल मीटिंग में दो प्रकार में, पहला एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। ये वंस इन अ ईयर होगी, यानी कि एक बार, पूरे साल पे एक बार मैंडेटरी करना ही पड़ेगा एनुअल जनरल मीटिंग, वंस इन एवरी ईयर, वंस इन एवरी ईयर। और इसके अलावा जो होती है, अच्छा वंस इन एवरी ईयर ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी यानी कि आपको साल पे एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी ही है। एक होती है दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। या मैं सरल शब्दों में बोलूं तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जैसी जरूरत पड़े आप इसको बुला सकते हो। सर कौन बुलाता है इसको? ये दो लोग बुला सकते हैं। कौन दो लोग? आइए बताता हूं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड में एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस मीटिंग को कॉल कर सकते हैं, बोर्ड में कॉल EGM। सर ये कब लगता है? अरे भाई कोई धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, लॉस पे चल रहा है कोई धंधा, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूं, सपोज करिए आजकल टू व्हीलर आमतौर पर ईवी वाली चल रही, इलेक्ट्रिक वाली, शहर शहर में घूमना रहता है, इलेक्ट्रिक है, चल जाएगी। तो अब मान लीजिए कोई ऐसी मुश्किल आ गई है, जो पेट्रोल वाली टू व्हीलर बना रहे थे, अब वो चल नहीं पा रही है, तो कंपनी ईवी तो बनाना शुरू कर दी है और ईवी की सेल बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जो पेट्रोल वाली टू व्हीलर है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। आगे जमाना ईवी का ही चल रहा है, तो आपने अपने शेयर होल्डर की एक मीटिंग बुलाई कि भैया पेट्रोल वाली टू व्हीलर वाले बिजनेस को बंद करना है। तो अब आप साल पे जो एक बार एनुअल जनरल मीटिंग करते हो, ये कब करते हो? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद करते हो। और अभी आपका ये पेट्रोल वाली टू व्हीलर चल नहीं रही है। अब आप सोच रहे हो कि जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तब हम वहां पे ये बात को रखेंगे। अरे तब तक धंधा और नुकसान पे चले जाएगा। अभी जरूरत है मीटिंग करने की, तो बोर्ड बोलेगा भैया एनुअल जनरल मीटिंग फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद होते रहेगी, तुरंत बुलाते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इन्वेस्टर से पूछते हैं ये धंधे को बंद कर दे क्या, नहीं तो लेट हो जाएगा तो और नुकसान होगा अपने को। तो ऐसा है कि बोर्ड कॉल कर सकता है। हो सकता है इन्वेस्टर को खुद ये रियलाइज हो गया कि वो धंधा नहीं चल रहा है, वो चाहता है कि भैया इसके ऊपर मीटिंग बुलाओ, इस धंधे को बंद करो, तो शेयर होल्डर कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट, शेयर होल्डर कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर भी क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? तो ये जब जरूरत पड़ेगी तब, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। हां, जब शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करेगा ना, शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैंडेटरी है।
शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैंडेटरी, आपको बुलाना पड़ेगा, आप उसकी बात को काट नहीं सकते। वो कंपनी में पैसे लगाया हुआ है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है आपको, तो आपको बुलाना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड चाहे तो बुलाए चाहे तो ना बुलाए, बोर्ड को जरूरत लग रही तो बुलाएगा, ना जरूरत लगे तो ना बुलाए। लेकिन एजीएम के केस में बोलो एनुअल जनरल मीटिंग वाले जरूरत लगेगी तो बुलाएंगे, यार कुछ दिक्कत तो है नहीं। नहीं भैया, बुलानी पड़ेगी। एनुअल जनरल मीटिंग साल पे कंपलसरी होगी, मतलब होगी। क्या आप मेरे साथ हो? ठीक है अनु जी, अपन उसके बारे से बाद में बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे से अपन बाद में बात करेंगे। जैसे मैंने बोला ना, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं अभी, मैं आपको ऊपर ऊपर चीजें पढ़ा रहा हूं। डेप्थ पे अपन आराम से जाएंगे। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई है? ठीक है सर। अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलना चाहता हूं। एक जबरदस्त कंसेप्ट आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहां तक हो गया। अब एक कंसेप्ट आता है कोरम का। कोरम करके कंसेप्ट आता है, कोरम। ये कोरम अपने को कवर होता है सेक्शन नंबर 103 पे। सेक्शन 103 पे कोरम का कंसेप्ट आता है। अब ये कोरम क्या है? बहुत प्यारा सेक्शन है, आपको मजा आएगा, क्योंकि मैं मीटिंग की बात कर रहा हूं तो इसका संबंध मीटिंग से ही है, इसलिए मैं आगे लेके चल रहा हूं। बहुत प्यारा सेक्शन है, आपको इंटरप्रिटेशन करने में बहुत मजा आएगा। अभी जो कोरम है दोस्तों, ये जो कोरम वाला कंसेप्ट है, इसको मैं दो हिस्सों पे बांटता हूं। एक तो मैं आपको कोरम के मीनिंग बताऊंगा कि कोरम का मतलब क्या होता है, और एक इसके बाइफरकेशन। बाइफरकेशन का मतलब इसके अंदर क्या बातें लिखी हुई है और कितने हिस्सों पे इसकी बातें लिखी हुई है, बात को ध्यान से समझना। तो मीनिंग की अगर बात करूं तो कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर of members, minimum number of members that must be present, minimum number of members that must be present to commence meeting। कोरम का मतलब क्या होता है कि कम से कम इतने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हम मीटिंग की शुरुआत कर सके। टू कमेंस द मीटिंग, बराबर है क्या? टू कमेंस द मीटिंग। काजल जी कह रही है कि सर हमारा भी रिप्लाई दे दो। काजल जी, आप बात ही ऐसे पूछ रहे कि उस पर रिप्लाई देने का मन नहीं कर रहा है मेरे को। आपको मैंने डे 1 के अंदर पूरा आपकी मॉड्यूल ओपन करके दिखा दिया। आपका सवाल भी तो देखिए, आपका सवाल कैसा है। ठीक है, चलिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू कमेंस व्हाट? मीटिंग। ठीक है सर, कम से कम इतने लोग आने चाहिए तो ही हम मीटिंग को क्या करेंगे? कमेंस करेंगे। बराबर है क्या? तो ही हम मीटिंग को क्या करेंगे? कमेंस। और काजल जी, मैं और एक बात बोलता हूं, आपके सवाल का जवाब ना देने का कारण एक और है कि आप कंफ्यूजन पैदा करवा देंगे स्टूडेंट के मन में। मतलब जो बात उनके दिमाग में है नहीं, आपने कहीं से उड़ती उड़ती सुनी है और मैं उसके ऊपर चर्चा करूं, बच्चे को आ जाता है टेंशन, अरे भाई पता नहीं क्या बात चल रही है, वो अलग सोचने लग जाएगा। तो जब तक मैं उसके ऊपर रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू कमेंस मीटिंग। मीटिंग शुरू करने के लिए कम से कम इतने लोग तो आने चाहिए, तो ही मीटिंग शुरू होगी, नहीं तो मीटिंग शुरू नहीं होगी। उसको बोला जाता है कोरम। अब बात को ध्यान से समझना। मैं अगर इसके बाइफरकेशन पे जाऊं तो 3 हिस्सों के अंदर कोरम के प्रोविजन को बताया है। कोरम के अगर मैं प्रोविजंस की बात करूं, कोरम के मैं अगर प्रोविजंस यानी कि इसके नियम कानून जो हैं, ये 3 हिस्सों पे बांटे गए हैं। पहला हिस्सा अपने को क्या बोलता है? पहला हिस्सा बताता है आपको कोरम की रिक्वायरमेंट। कोरम रिक्वायरमेंट्स, कोरम रिक्वायरमेंट्स। कोरम रिक्वायरमेंट्स कहां कहां पे? तो कहता है भैया पब्लिक कंपनी के लिए कोरम अलग रहेगा क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, और प्राइवेट के लिए अलग रहेगा। तो पहले वाले हिस्से पे एक पब्लिक कंपनी का कोरम बताया है कि पब्लिक कंपनी की मीटिंग है तो कम से कम इतने लोग तो आने चाहिए, तो ही उसकी मीटिंग शुरू होगी, नहीं तो मीटिंग शुरू नहीं होगी। नहीं शुरू होगी तो क्या होगा वो भी समझेंगे। और प्राइवेट कंपनी के बारे से भी बताया कि प्राइवेट कंपनी रही तो क्या कोरम रहेगा, ये आपको समझना रहेगा। ठीक है, दूसरे पे अपने को बताता है
what if quorum, what is quorum is not present, what if quorum is not present within half an hour, within half an hour from appointed time, from appointed time. अपॉइंटेड टाइम का मतलब क्या है कि जिस दिन और जिस समय मीटिंग थी उस समय से आधे घंटे पे अगर कोरम नहीं आता है तो क्या होगा, बराबर है। तीसरे पे चलता हूं और तीसरी वाली बात अपन बाद में करेंगे, पहले मैं आपको 1 2 3 समझा दूं। क्या आप मेरे साथ है दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? आइए, अगर आप यहां तक की बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको मीनिंग समझ में आ गया है, आपको ये इसके 3 हिस्से समझ में आ गए हैं, तो मैं एक एक हिस्से को अब समझाने की शुरुआत कर रहा हूं। अभी तो मैंने बस बताया इसके अंदर क्या है। क्या आप मेरे साथ हैं? तो बताइएगा हाँ आपके साथ है सर, फिर मैं आपको इसको लेके चलता हूं। अब मैं पहले हिस्से से इसकी शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। पहला हिस्सा अपने को क्या बोलता है? कहता है भाई देखो, सबसे पहला हिस्सा कहता है अनलेस द आर्टिकल्स, आई रिपीट, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, फॉर अ लार्जर नंबर। क्या लिखा भाई? बोले जब तक कंपनी के आर्टिकल पे बड़ा नंबर ना दिया हो कोरम का, तब तक आपको कोरम कितना मानना है। तो मैंने कहा भैया बताइए कितना मानना है, ठीक है, बताइए कितना मानना है। तो कहता है भैया ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको दोनों के लिए बताता हूं, एकदम बात को ध्यान से सुनिएगा। कहता है भैया देखो ए है, बराबर है, ए के अंदर अपन ने किसका कोरम समझा था? पब्लिक कंपनी का। किसका समझा था? पब्लिक कंपनी का। एक बच्चा कह रहा है सर बाद में लिखूंगा तो ठीक रहेगा ना, पहले समझ लेता हूं क्योंकि लिखने जाता हूं तो आपकी बात पे ध्यान नहीं दे पाता हूं। बेटा मैं इतने प्यार प्यार से लिख रहा हूं, समझा समझा के, वेट कर करके, रियल टाइम पे। आप भी ऐसे लिखते लिखते सन तो आ जाएगा, पूरा ट्यूनिंग बैठ जाएगा, बराबर है। चलिए, पब्लिक कंपनी, बाकी आपकी चॉइस, अगर आप मल्टीटास्क नहीं कर पा रहे हैं ऐसा तो आप बाद में लिखिएगा, बट उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। चलिए, पब्लिक कंपनी है। कहता है पहले ये बताओ पब्लिक कंपनी में मेंबर की कोई लिमिट तो नहीं है ना? मैंने कहा मेंबर की कोई लिमिट नहीं है। तो कहता है अगर पब्लिक कंपनी में अप टू 1000 मेंबर्स है, कितने मेंबर है? अप टू 1000 मेंबर्स, यानी कि 1000 तक के मेंबर्स हैं, बराबर है, तो कितना कोरम होगा? फिर कहता है मोर देन 1000 है, मोर देन 1000 है, बट अप टू 5000 है, तो कितना कोरम होगा? और अगर मोर देन 1000 होगा, सॉरी मोर देन 5000 होगा, तो कितना कोरम होगा? ऐसे 3 तरीके से बताया। तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कंपनीज एक्ट के अंदर 2 प्रकार के कंसेप्ट होते हैं, बताता हूं कौन से 2 प्रकार के कंसेप्ट, बात को ध्यान से सुनिएगा। एक पेज छोड़ देना, ये जो पेज आप यहां पे लिखे हो ना, इस पे आगे कुछ मत लिखना, एक पेज छोड़ देना। नेक्स्ट पेज में ये बात लिखो जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उस पेज में मैं वापस से कुछ कुछ चीजें लिखाऊंगा, उसके नीचे आप कुछ भी मत लिखिएगा, वो पेज छोड़ दीजिए। यहां पे आइए, कंपनीज एक्ट के अंदर, यानी कि कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, सरल शब्दों में बोलूं तो कंपनीज एक्ट के अंदर 2 प्रकार के कंसेप्ट होते हैं। कंपनीज एक्ट बोलो या कॉर्पोरेट लॉ बोलो, 2 प्रकार के कंसेप्ट होते हैं। एक होता है मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अनु शॉ किसी कंपनी की मेंबर है और उस कंपनी की मीटिंग हो रही है, तो अनु शॉ खुद जा रही है, खुद उस मीटिंग में जा रही है। जो खुद मेंबर है वो मेंबर खुद जा रहा है, जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, वो खुद जा रहा है, स्वयं जा रहा है, उसको बोला जाता है मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। अब देखो सर, हर मेंबर के पास इतना टाइम नहीं होता। अब जैसे शार्क टैंक के शार्क है, वो कभी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं, कोई बिजनेस डील पे बैठे हैं, कभी किसी प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, कभी फैमिली टाइम पे है, तो वो खुद नहीं जा पाते। तो सर उनकी जगह कोई और जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। उसको बोला जाता है प्रॉक्सी। क्या बोला जाता है? प्रॉक्सी। व्हेन member is not personally present, when member is not personally present,
मेंबर पर्सनली प्रेजेंट नहीं है, मेंबर सेंड्स समवन टू अटेंड मीटिंग ऑन हिज बिहाफ, मेरे बिहाफ में तू जा, तू मीटिंग अटेंड कर और तू जाके वोट कर लेना, मैं खुद नहीं जा रहा हूं, उसको बोला जाता है प्रॉक्सी। ये शब्द आपने सुना होगा, पता है कहां पे? जब आप स्कूल पे पढ़ते होगे तो प्रॉक्सी पीरियड लगता था। प्रॉक्सी पीरियड का मतलब क्या? मैथ्स वाले टीचर का अभी पीरियड है, लेकिन मैथ्स वाला टीचर एब्सेंट है, तो पीटी वाला टीचर आ जाता था, बढ़िया अपना स्पोर्ट्स वाला सूट पहन के बड़ा बड़ा हवाइया मारना शुरू, लड़कियों से बात करना शुरू, बराबर है कि नहीं? ऐसे ही होता था ना। फिर अपन सारे लड़के बात करते थे, सब समझ में आ रहा है हमको, बराबर है कि नहीं? तो भाई साहब ये प्रॉक्सी होता था कि पीरियड किसी और का है, आ कोई और रहा है। तो सेम कंसेप्ट कंपनीज एक्ट में भी होता है, मेंबर खुद जाए तो बोला जाता है मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, मेंबर खुद नहीं जा रहा है, किसी को भेज रहा है तो बोला जाता है कि प्रॉक्सी को भेजा है। ठीक है सर, अब बात को समझिएगा। कहता है पब्लिक कंपनी है, हाँ सर पब्लिक कंपनी है। अप टू 1000 मेंबर है, हाँ सर अप टू 1000 मेंबर है। तो कितने चाहिए अपने को? तो बोलता है अगर पब्लिक कंपनी है और उसमें 1000 तक के मेंबर है, 5 मेंबर कम से कम चाहिए, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। जब तक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसपे 1000 तक के मेंबर है, जब तक 5 लोग उस कंपनी की मीटिंग पे नहीं आएंगे, बराबर है। और मैं बताना चाहता हूं ये मैं जनरल मीटिंग की बात कर रहा हूं, ये जो 103 है ना, मैं बोर्ड मीटिंग के बारे से बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोरम ऑफ जनरल मीटिंग की बात कर रहा हूं, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग की बात कर रहा हूं, मेंबर की मीटिंग के बारे से बात कर रहा हूं। तो कहता है कि भैया अगर 1000 तक के मेंबर है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। फिर कहता है अगर 1000 के ऊपर है और 5000 तक है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। और अगर 5000 से भी ज्यादा है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। पर्सनली प्रेजेंट भैया, प्रॉक्सी को नहीं गिनने वाले हैं। हर जगह एक ही वर्ड लिखा, देखो पर्सनली प्रेजेंट, पर्सनली प्रेजेंट, पर्सनली प्रेजेंट। क्या आप मेरे साथ हैं दोस्त? और कहता है कि अगर मान लीजिए यही प्राइवेट कंपनी है, कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होगा आप बताइए। आपको मैंने सारे लॉजिक के साथ चीजें पढ़ाई है। कोई गैस करना चाहता है कि प्राइवेट कंपनी में कितना कोरम होगा? आपसे मैं जानना चाहता हूं प्राइवेट कंपनी में कितना कोरम होगा, बराबर है क्या? ठीक है, चलिए। अधिकारी जी कह रहे हैं सर ये तो हमने कॉलेज पे भी देखा है। बिल्कुल कॉलेज पे भी होता है। आप कोई गैस करेंगे कि प्राइवेट कंपनी में कितना कोरम होना चाहिए? पब्लिक का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम इसका इंटरप्रिटेशन भी सीखेंगे। अभी तो बस मैं लिख के आपको समझाया हूं, मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन भी समझाऊंगा। आप मुझे बताएं कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो कोई गैस करना चाहेगा? चलिए आप जब तक गैस करके चैट पे लिखेंगे मैं आपको हिंट भी देता हूं। भाई तुम खुद सोचो, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 लोगों से बन जाती, भैया 2 लोग चाहिए वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, बराबर। प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम लिमिट 200 की होती है। अब तुम खुद सोचो, प्राइवेट कंपनी में आम तौर पर 2 लोग होते हैं। जैसे मान लो मैंने बनाई अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड, मैं और मेरा भाई जो है वो उस कंपनी के मेंबर है, क्योंकि 2 ही लोग चाहिए। मैंने फॉर्मेलिटी के लिए अपने भाई को मेंबर बनाया, क्योंकि उसके बिना प्राइवेट कंपनी में बना ही नहीं सकता 2 वाली, बराबर। तो अब तुम खुद सोचो, वहां पे तुम 5, 15, 30 अगर ये वाली बात लिख दोगे, अरे उस कंपनी में मेंबर ही 2 हैं, उस कंपनी में पैसे लगाने वाले ही 2 हैं, तुम 5, 15, 30 कहां से लाओगे जी? और मैक्सिमम 200 मेंबर होते उसके। यहां पे तुम 1000 से शुरुआत कर रहे हो। तो बोले बढ़िया सीधी सी बात है भाई साहब, प्राइवेट कंपनी में कोरम कितना होगा पता है क्या? 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। क्यों भाई? अरे बहुत सारी, आप जब खुद ही बोल रहे हो कि 2 लोगों से कंपनी बन सकती है प्राइवेट कंपनी,
तो आमतौर पर आप जितनी प्राइवेट कंपनी देखोगे 2 ही लोग होते हैं उसमें, आप उधर 5, 15, 30 कहां से लाओगे, बनी ही 2 लोगों से है वो। तो 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अब आइए मैं आपको एक जबरदस्त इंटरप्रिटेशन सिखाता हूं, बराबर है, जबरदस्त इंटरप्रिटेशन सिखाता हूं। शुरुआत कहां से हुई थी इसकी? शुरुआत हुई थी कि जब तक आर्टिकल पे बड़ा नंबर ना दिया हो, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, जब तक आर्टिकल पे, आर्टिकल यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जब तक बड़ा वर्ड ना दिया हो, तब तक आपको पब्लिक कंपनी में 5, 15, 30 और प्राइवेट में 2 देखना है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, आइए एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं आपको ये समझ में आया है कि नहीं। मान लीजिए ये कंपनी है तबाही एजुकेशन लिमिटेड। तबाही एजुकेशन लिमिटेड में मैं आपसे कहता हूं 999 मेंबर है, 999 मेंबर्स हैं, ठीक है सर। आप मुझे बताइए, आपने जो अभी मेरे से प्रोविजन पढ़ा 999 मेंबर के हिसाब से, सेक्शन 103 के हिसाब से इसका कोरम कितना होना चाहिए? कंपनी एक लिमिटेड कंपनी है यानी कि पब्लिक कंपनी है, 103 के हिसाब से इस कंपनी का कोरम कितना होना चाहिए? 999 मेंबर है इस कंपनी के अंदर, बताइए कितना कोरम होना चाहिए 103 के हिसाब से? अभी मैंने आपको सारी चीजें बता दी, बिल्कुल। रेशमी जी का जवाब आया सर 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है सर, अच्छी बात है, चलिए बढ़िया है। लेकिन अगर मैं बोलूं इसी तबाही एजुकेशन के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे ये बात लिखी हुई है कि हमारी कंपनी में जो कोरम रहेगा वो कम से कम 50 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। क्या चाहिए? 50 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। आर्टिकल पे लिखा हुआ है कि भैया हमको तो चाहिए 50 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। अब बताइए इसका कोरम कितना माना जाएगा? इसका कोरम कितना माना जाएगा? क्या कोरम मानूं मैं? आर्टिकल 50 बोल रहा है, 103 बोलता है कि भैया 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट रहेंगे तो चलेगा, और आर्टिकल बोलता है नहीं भैया हमको तो 50 चाहिए। तो भाई हमने तो शुरुआत ही यहां से की थी कि जब तक आर्टिकल पे बड़ा नंबर ना दिया हो, आर्टिकल पे अगर बड़ा नंबर नहीं दिया है तो आपको 5, 15 और 30 देखना है। अगर आर्टिकल पे बड़ा नंबर दिया है, आर्टिकल पे बड़ा नंबर दिया है तो कोरम विल बी 50 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। भैया हमारे आर्टिकल पे तो बड़ा नंबर दिया हुआ है, क्या आप मेरे साथ हो? चलिए एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, फिर आपको एक इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा बहुत अच्छा। सेम सवाल ले लेते हैं, सेम सवाल ले लेते हैं। तबाही है, तबाही एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, कौन सा है? प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो यहां पे मैंने प्राइवेट लिख दिया, प्राइवेट लिमिटेड है, यहां पे 200 मेंबर से तो ज्यादा हो भी नहीं पाएगा, तो मैं कहता हूं यहां पे 200 मेंबर्स है, 200 मेंबर्स है। अब जो 200 मेंबर्स हैं, अब कायदे से अगर मैं 103 के हिसाब से बात करूं, आप बताओ सेक्शन नंबर 103 के हिसाब से कोरम कितना होगा? प्राइवेट कंपनी है, 103 के हिसाब से 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। 200 मेंबर तो मैक्सिमम लिमिट है, कोरम की लिमिट तो भैया बोला 200 भी, 2 भी चलेगी। लेकिन मान लो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे लिखता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखता है कि इस कंपनी में जब तक 75 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट नहीं रहेंगे तब तक हम इसको कोरम नहीं मानेंगे, हम मीटिंग की शुरुआत ही नहीं करेंगे तब तक। बताइए कोरम कितना होना चाहिए? बताइए कोरम कितना होना चाहिए? बताइए कोरम कितना होना चाहिए? कोरम 75 होगा। क्यों सर? आर्टिकल पे बड़ा नंबर बताया हुआ है। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन की इस दुनिया में, आपका स्वागत करता हूं मैं, और एक जबरदस्त तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यानी कि सर हमको सबसे पहले देखना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे अगर
साइलेंस है। साइलेंस का मतलब क्या है सर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ बात नहीं लिखी कोरम के लिए, तो हम क्या कंप्लाई करेंगे सर? सेक्शन नंबर 103 बराबर है। 103 पे ए के लिए क्या बोला है? पब्लिक कंपनी। बी के लिए क्या बोला है? प्राइवेट कंपनी। हम इसका पालन करेंगे, इसका पालन करेंगे, इसको कंप्लाई करेंगे, क्योंकि ए पे वो 5, 15, 30 वाली बात और बी पे प्राइवेट कंपनी है तो 2 वाली बात। अगर आर्टिकल क्या है? साइलेंट है, आर्टिकल कुछ भी नहीं बोलता कोरम के लिए। लेकिन सर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे लार्जर नंबर है सर, क्या है? लार्जर नंबर, यानी कि ए और बी में जो नंबर हमको बताया है उससे बड़ा नंबर है, तो सर ये लार्जर नंबर को कंप्लाई करेंगे। कंप्लाई यानी कि इसका पालन करेंगे। और यहां पे सेक्शन 103 का जो ए है और बी है, इस पे जो नंबर दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इग्नोर। इसको कर दिया जाएगा इग्नोर और इसको किया जाएगा कंप्लाई। क्यों इग्नोर? क्योंकि भैया लार्जर नंबर दिया है, शुरुआत ही लिखा था, कहता है जब तक आर्टिकल पे बड़ा नंबर ना हो तब तक ए और बी वाले नंबर देखना है, बड़ा नंबर है तो ए और बी को इग्नोर कर देना। ऐसे ही बात लिखा है, सिंपल है दोस्तों। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या यहां तक की चीजें आप लोग को क्लियर है? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आपको यहां तक की बात क्लियर है? एवरीबॉडी, क्या आपको यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है। अब मेरा एक लास्ट सवाल, फिर अपन इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। मेरा लास्ट सवाल आपसे, लास्ट सवाल क्या है? बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनना। कहता है भाई देखो एक सवाल है मेरे पास। सपोज करते हैं एक कंपनी है तबाही एजुकेशन लिमिटेड, ठीक है सर? तबाही एजुकेशन लिमिटेड में हमने इसकी मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग बुलाई तो पहले नोटिस देना पड़ता है। पहले आप बताओगे ना भैया इस तारीख को मीटिंग आ जाओ, तो नोटिस देना पड़ता है। तो मैं डेट ऑफ नोटिस की बात करता हूं। डेट ऑफ नोटिस, जिस दिन आप नोटिस दे रहे हैं, बराबर है, उस दिन मैं कहता हूं डेट ऑफ नोटिस के दिन तारीख है 1 सितंबर 2025। ये आपने नोटिस दिया। इस दिन आपकी कंपनी के 1005 मेंबर हैं, बराबर। लेकिन जब आपकी मीटिंग है, मीटिंग वाले दिन, डेट ऑफ मीटिंग में 30 सितंबर 2025 को मीटिंग है। मीटिंग वाले दिन आपके 1000 मेंबर हो जाते हैं। क्यों सर, ऐसा क्या हुआ सर कि 5 मेंबर कम हो गए? ये जो ऊपर के 5 मेंबर थे इनको पैसों की जरूरत लगी, तो इन्होंने वो जो 1000 लोग थे ना उनको बोला कि भैया आप लोग हमारे शेयर खरीदोगे क्या? हमको पैसे की जरूरत है, आप में से खरीदोगे तो अच्छी बात है। तो एक बंदा आता है उसमें से, कहता है तुम्हारे 5 के शेयर मेरे को दे दो, मैं अकेले तुम्हारे 5 के शेयर खरीद लेता हूं, बहुत पैसा है मेरे पास। तो 1000 में से किसी एक व्यक्ति ने उन 5 के शेयर खरीद लिए, तो अब वो 1000 बचे, 5 चले गए बेच के शेयर। अब वो शेयर ही नहीं रखे, शेयर होल्डर ही नहीं रहे, तो मेंबर भी नहीं रहे। अब मेंबर ही नहीं रहे तो 1000 मेंबर बचे। अब सवाल ये आता है, अगर आप देखोगे ये वाला 1005 मेंबर, तो कायदे से आपका कोरम कितना होना चाहिए? 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, क्योंकि भैया 1000 के ऊपर है, 5000 तक है। लेकिन अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे अपने को 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। तो सवाल आता है कि सर हमारी कंपनी का कोरम क्या होना चाहिए? क्या मुझे डेट ऑफ नोटिस के दिन जितने मेंबर है वो देखने चाहिए कि डेट ऑफ मीटिंग के दिन जितने मेंबर है वो देखने चाहिए? अगर मैं डेट ऑफ मीटिंग देखूंगा तो ये आएगा, अगर मैं डेट ऑफ नोटिस देखूंगा तो ये आएगा। आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या कोरम होना चाहिए? ये मेरा सवाल है। क्या मेरा कोरम ये होना चाहिए कि क्या मेरा कोरम ये होना चाहिए? एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फटाफट बताएं। एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपको क्या लगता है? ठीक है, एवेंजर आए हैं, कहता है डेट ऑफ मीटिंग। सिमरन जी कह रही है सर 15 हम गिनेंगे।
डेट ऑफ मीटिंग गिनेंगे, डेट ऑफ मीटिंग गिनेंगे, सब कह रहे हैं, ठीक है। आइए हम थोड़ी सी ना बेयर लैंग्वेज पढ़ते हैं। बेयर लैंग्वेज यानी कि क्या, पार्लियामेंट में जिन शब्दों के साथ लॉ बनाया है उन्हीं शब्दों को पढ़ते हैं और ये डिकोड करते हैं कि कितना कोरम होना चाहिए। आइए बात को ध्यान से सुनते हैं। ये मैंने पार्लियामेंट का बनाया हुआ बेयर एक्ट खोला और मैं गया सीधा 103 पे। हालांकि मैं बताना चाहता हूं मैं यहां पे भी क्यों जा रहा हूं, मैंने आपके लिए जो कॉर्पोरेट लॉ की बुक बनाई है वहां पे भी तो मैंने पूरे पार्लियामेंट के शब्दों के साथ ही चीजें बनाई हैं, तो मैं आपकी बुक से ही पढ़ाता हूं ना सीधा आपको। मैं सीधा आपको लेके चलता हूं सेक्शन 103 कोरम, ये आपकी सीएमए वाली मॉड्यूल है। ये देखिए आपका ये 12.1 आपका मॉड्यूल हो गया, ये चैप्टर का नाम है। आइए देखते हैं क्या लिखता है। लिखता है देखो, अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, in case of a public company 5 member personally present if the number of member as on the date of meeting, 15 member personally present as on the date of meeting, 30 member personally present as on the date of meeting। ये जो सब हमको देखना है, कब देखना है, एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, मीटिंग के दिन वाली चीज अपने को देखना है। तो सर हम इसको देखेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि डेट ऑफ नोटिस के दिन कितने मेंबर थे, हमको देखना है डेट ऑफ मीटिंग में कितने थे। तो राइट आंसर विल बी 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, ये हम नहीं देखेंगे। बराबर है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो दो बातें और बची है, कौन सी, कि सर मान लीजिए 11 बजे मीटिंग थी, 11:30 बजे तक ये कोरम नहीं आता तो क्या होगा। फिर ये जो तीसरी वाली बात है ये अपन बेटा अगली क्लास पे डिस्कस करेंगे। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मुझे बताओ आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी क्लास आज की। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारा अर्ली बर्ड ऑफर जो है वो अभी चल रहा है, जिसपे आप रिजल्ट से पहले अगर इनरोल करते हो तो 5500 रुपए में आपको क्लास मिल जाएगी, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 6500 है। तो आज अगर आप इनरोल कर लोगे तो 5500 लगेगा। लेकिन आपको डाउट है कि आप शायद फाउंडेशन पास नहीं हुए तो क्या होगा, तो आप अभी अपनी सीट बुक कर सकते हो 699 देके। बराबर, जब रिजल्ट आएगा तो आपको मात्र 5300 ही देना पड़ेगा। तो टोटल आप कितना पे करेंगे, 6000, आपका 500 रुपए फिर भी बचेगा। रिजल्ट के बाद दोस्तों इसका प्राइस हो जाएगा 6500। तो आप चाहो तो 6262621438 पे कॉल करके एनरोल कर लो, या 9552521438 पे कॉल करके आप एनरोल कर सकते हो। या तो आप वेबसाइट चले जाओ www.arjunchhabra.tutorial.com, वहां से भी कर सकते हो। इसका फायदा उठा लो। मेरी बेस्ट विशेष है कि आप सीएमए फाउंडेशन तो पास हो जाओगे। रेशमी जी कह रही है बहुत अच्छी लगी सर क्लास। ठीक है सर, प्रॉपर चैप्टर एक्सप्लेनेशन कब से स्टार्ट करेंगे, कौन से चैप्टर से स्टार्ट कीजिएगा। याशिका जी ट्रस्ट मी, सिलेबस शुरू हो चुका है आपका। मैंने फैक्ट्रीज एक्ट का मजाक मजाक में आपको पर्पस बता दिया, फैक्ट्री की डेफिनेशन बता दी। मैंने आज जो बेसिक पढ़ाया है ना, ये पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 7 के और चैप्टर नंबर 2 के 4 सेक्शन का कवरेज हुआ। इसमें आपको पता भी नहीं चला कि 4 सेक्शन कवर हो गए। ये हो चुका है, सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। डे 1 पे बस बेसिक था, डे 2 डे 3 इज अ सिलेबस का पार्ट। डे 2 में मैंने आपको मजाक मजाक में फैक्ट्रीज एक्ट का पर्पस बता दिया, उसकी डेफिनेशन बता दी। अब मैं कॉर्पोरेट लॉ के आज 4 सेक्शन कवर कर चुका हूं। जब आप रेगुलर क्लास में भी जब मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि यही सारी चीजें उस पे है जो बाय डिफॉल्ट अपनी कवर है। तो सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। अभी जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे मैं 103 से ही उसका जो बचे हुए हैं वो करूंगा, तो 103 हमारा खत्म हो जाएगा। सेक्शन 3 आज मैंने खत्म किया, 7 मैंने थोड़ा सा खत्म किया। तो ये सिलेबस धीरे 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 मैं टच करना शुरू कर दिया हूं। इसको दोबारा थोड़ी ऐसा डिटेल पे डिस्कस करेंगे कि हाँ भैया 103 पे ये था वो था करके, ये तो चीजें हो गई ना शुरू। बराबर है। चलिए सर, आज लास्ट क्लास है ना यूट्यूब पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके बारे से आपको बताऊंगा कि क्या है। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता, हम हफ्ते में 3 दिन क्लास रख रहे हैं और वो यूट्यूब पे ही है। अब न्यू ईयर की कुछ छुट्टियां आ जाएगी
जैसे ही नया साल आएगा हफ्ते भर पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मोटा मोटा आप कह सकते हो 2 से 4 क्लास और चलेगी यूट्यूब पे, 4 क्लास मोटा मोटा समझ लो, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन ही है, न्यू ईयर की भी छुट्टी रहेगी, तो ये क्लास अपनी 3-4 दिन और चलेगी। फिर जब प्राइवेट एप्लीकेशन में जाएंगे तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस लेक्चर को कंक्लूड कर दूं? आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस लेक्चर को कंक्लूड कर दूं? क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है क्लास आपको? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा बेटा। आपके जो रिव्यू है ना बाकी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं कि भैया ये क्लास मैंने देखा, मुझे अच्छी लगी। तो जब ये लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी तो आप कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी, बराबर है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा कि भाई देख ये क्लास देख, हमको अच्छी लग रही, तुझे भी जम सकती है। वो डेमो देखेगा, अच्छी लगेगी तो इनरोल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।